नमस्कार। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु पर्व की शुभकामनाएं। आज उत्तर भारत में देव दीपावली और श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जबकि तमिलनाडु में आज कार्तिकेय दीपम और तेलंगाना में कोटी दीपोत्सव पर्व की धूम है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दीपोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। इस मौके पर हैदराबाद के एनटीआर ग्राउंड में हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। आज मोदी तेलंगाना में कैंपेन कर रहे थे। चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए मोदी सुबह सुबह सबसे पहले तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद मोदी ने तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस पर जबरदस्त हमले किए। गुरु पर्व के मौके पर सियासत पंजाब में भी हुई। भगवंत मान की सरकार ने आज ही बुजुर्गों के लिए मुफ्त में तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में दीपावली के मौके पर वाराणसी में भी योगी आदित्यनाथ ने भव्य आयोजन किया। गंगा के 60 घाटों पर 12 लाख दीपक जलाए गए। 70 देशों के राजदूतों ने इसमें हिस्सा लिया। तो आज की बात में पर्व के मौके पर कैसे सियासत हुई, किसने क्या कहा, कैसे एक दूसरे पर धर्म की राजनीति के इल्जाम लगाए गए, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको वाराणसी में दीप दीपावली की शानदार तस्वीरें दिखाता हूं। आज काशी जगमगा रही है। वाराणसी में गंगा के घाट रोशनी से नहाए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दिन भर से आज काशी में हैं। देव दीपावली के मौके पर काशी में 12 लाख दियों से घाटों को रोशन किया गया है। इन 12 लाख दीपों में से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने हैं। 12 लाख दिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जलाए गए। इसके अलावा गंगा की रेत पर और घाटों के आसपास बने मकान और होटलों में लोगों ने अपनी तरफ से दीप रोशन किए। अनुमान यह है कि आज देव दीपावली के मौके पर काशी में 20 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। देव दीपावली की इस भव्यता को देखने के लिए देश भर से करीब 10 लाख टूरिस्ट वाराणसी पहुंचे हैं। बनारस के होटल, गेस्ट हाउस, नाव, बजरा, बोट और क्रूज लगभग पहले से बुक और फुल हो गए थे। सरकार ने चेतसिंह घाट पर लेजर शो भी करवाया। काशी के घाटों के किनारे सदियों से खड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर धर्म की कहानी लेजर शो के माध्यम से जीवंत की गई। पर्यटकों के लिए गंगा पार रेत पर महादेव शिव के भजनों के साथ क्रैकर शो का इंतजाम किया गया। यूपी सरकार ने इस देव दीपावली कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 70 देशों के राजदूत देश की सांस्कृतिक विरासत और इसकी भव्यता को देखने के लिए काशी पहुंचे थे। देव दीपावली पर अद्भुत नजारा है। बनारस के घाटों में कुछ इस तरह की रौनक है, रोशनी है। ये दशाश्वमेध घाट है और यहाँ गंगा आरती आज अलग रंग में दिखाई दे रही है। आज यहाँ पर 21 आरती हो रही है। 32 साल से ये दशाश्वमेध घाट की आरती का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज देव दीपावली पर खूबसूरत नज़ारा यहाँ दशाश्वमेध घाट पर दिखाई दे रहा है और भीड़ इतनी है कि जहाँ तक नजर जा रही है लोग ही लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सर ही सर है जो इस आरती को देखने के लिए आए हैं, दूर दूर से आए हैं। आज की देव दीपावली घाट से पूरे काशी में करीब 12 लाख दिए सरकार ने जलाए हैं और इसके अलावा जो सरोवर हैं, मंदिर हैं, उनमें भी दिए जले हैं। 21 लाख दियों से आज काशी जगमगा रही है। आतिशबाजी हो रही है, लेजर शो हो रहा है और जबरदस्त नज़ारा आज काशी में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में हैं। 60 से 70 देशों के डेलीगेट यहाँ पर आए हैं। काशी में 84 घाटों की पूरी एक श्रृंखला है जो अर्धचंद्राकार आकार में है और वो सारे घाट आज जगमगा रहे हैं। करीब 8.5 किलोमीटर में ये घाट फैले हैं। अब ये गंगा जी है और गंगा जी के उस पार भी सब दिए जले हैं। गंगा के उस पार पूरा जगमगा रहा है काशी शहर। अब ये जो आरती है दशाश्वमेध घाट की, इसको लोग घाट के किनारे जहां देख रहे हैं भीड़ है, तो सामने बजरे पर नाव पे लोग हैं। नाव को बहुत सुंदर तरीके से रोशनी से सजाया गया है और सामने से ये आरती देखने का अपना अलग आनंद है। तो जबरदस्त यहाँ पर आस्था है, उत्साह है, जोश है। आज ये देव दीपावली, ये भव्य देव दीपावली यहाँ काशी में मनाई जा रही है। देव दीपावली कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। खास बात यह है कि देव दीपावली के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर को विशाखापट्टनम के एक भक्त की तरफ से भेजे गए 12 टन फूलों से सजाया गया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देव दीपावली अब काशी के कल्चरल कैलेंडर का एक अहम आयोजन बन गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी कोशिशों से ही यह आयोजन इतना भव्य बन पाया है। और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है। आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहाँ के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। योगी काशी में दिव्य देव दीपावली मना रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में कोटी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पूरे कार्तिक मास के दौरान मंदिरों और दूसरी धार्मिक जगहों पर दीप जलाए जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोटी दीपोत्सव समारोह होता है। इस मौके पर मंदिरों को हजारों दियों से रोशन किया जाता है। मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना में थे। उनके दिन की शुरुआत भी मंदिर से हुई और दिन भी कोटी दीपोत्सव समारोह में खत्म हुआ। आज सुबह सबसे पहले उन्होंने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और रात को कार्तिक पूर्णिमा के महीने में मनाए जाने वाले कोटी दीपोत्सव में शामिल हुए। जय श्री राम, गट्टिगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में भी काशी की इस देव दीपावली का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि वो काशी से सांसद हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में देव दीपावली का आयोजन किया गया है, लेकिन हैदराबाद के कोटी दीपोत्सवम को देखकर काशी में पहुंच पाने की टीस खत्म हो गई। कार्तिक मास की अमावस्या को हम प्रभु राम की अयोध्या वापसी पर दिया जलाते हैं और आज भगवान शिव के धरती पर उतरने की खुशी में दिया जलाते हैं। शायद ईश्वर के आशीर्वाद है और आप सब तो जानते हैं कि मैं तो महादेव शिव की नगरी काशी का सांसद हूं। आज बाबा की काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं इस बार काशी नहीं जा पाया हूं, लेकिन जो कमी मैं महसूस करता था वो आज यहां पूरी हो रही है। मुझे यहां आपके बीच में कोटी दीपोत्सव का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है और वाकई आज का दिन बहुत ही धन्य करने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सबसे पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन करने तिरुमला पहुंचे।
यहां तिरुपति मंदिर में उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। मोदी यहां पर पारंपरिक दक्षिण भारतीय वेशभूषा में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने तिरुपति मंदिर में सबसे पहले ध्वज स्तंभ की पूजा की। वहां से वो सीधे मंदिर के गर्भगृह में गए और भगवान वेंकटेश्वर की विधिवत पूजा की। पुजारियों ने उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने तिरुपति मंदिर में करीब 45 मिनट का समय बिताया। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से बात की, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद वो वहां से सीधे तेलंगाना में इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंच गए। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने महमूदाबाद और करीमनगर में पब्लिक मीटिंग्स की और इसके बाद हैदराबाद में एक बड़ा रोड शो किया, जिसमें उनके सपोर्टर्स का एक बड़ा हुजूम उमड़ा। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने चुनावी रैलियां की। इसके अलावा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और असदुद्दीन ओवैसी की भी पब्लिक मीटिंग्स हुई। महबूबाबाद की रैली में मोदी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सीधा हमला बोला। मोदी ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। मोदी ने कहा कि तेलंगाना में करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और केसीआर दोनों जिम्मेदार हैं। इसलिए अब तेलंगाना के लोग एक बीमारी को भगाकर दूसरी बीमारी को न्योता नहीं देना चाहते हैं। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इन दोनों पार्टियों ने दलितों और बीसी समाज को धोखा दिया। ये बीजेपी का वायदा है कि तेलंगाना में बीजेपी का जो पहला सीएम होगा वो बीसी समाज से होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी आज तेलंगाना में थे। अमित शाह ने हुजूराबाद और पेद्दापल्ली में 2 पब्लिक मीटिंग्स की और उसके बाद फिर पेद्दापल्ली और मंचेरियल में रोड शो किया। मंचेरियल के रोड शो के बीच में पब्लिक को एड्रेस करते हुए अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों में डील हुई है कि तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने में मदद करेगी और दिल्ली में केसीआर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस और केसीआर के बीच में मैच फिक्सिंग हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो वो केसीआर को यहां मुख्यमंत्री बनाएंगे और केसीआर दिल्ली में राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मगर मैं केसीआर को कहने आया हूं कि आपकी यहां सरकार नहीं बन रही है और ऊपर राहुल बाबा के लिए जगह नहीं है। फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस और केसीआर के बीच साठगांठ का इल्जाम लगाया, कांग्रेस और बीआरएस के बीच मैच फिक्सिंग की बात की, तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी, बीआरएस और ओवैसी को एक बता दिया। प्रियंका ने कहा कि ये तीनों पार्टीज एक दूसरे की मदद कर रही हैं। तेलंगाना को इनकी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही है जो तेलंगाना के लोगों के लिए काम करना चाहती है। तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी बीआरएस है। इनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? किसके पैसे हैं जो इनके पास हैं? क्या एक दूसरे से ले रहे हैं ये पैसे? क्या किसी नेता के पैसे हैं या किसी और राजनीतिक दल से ले रहे हैं ये पैसे? ये पैसे आपके पैसे हैं। जितने पैसे इन्होंने लूटे हैं, जितना कमीशन लेते हैं, जितना भ्रष्टाचार करते हैं, वो सारा जनता का पैसा है जो जनता की स्कीमों में जाना चाहिए, जो आपके लिए घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, आपको रोजगार देने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो किसानों के कर्ज माफ करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए देने चाहिए। ये सब वही पैसे हैं जिनके महल बना रखे हैं इन्होंने। ये सरकार सिर्फ अपने लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, केसीआर जी और उनके परिवार के लिए चल रही है। देश की जो केंद्र सरकार है वो भी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती है। सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। चुनाव आता है तो आपके सामने मंच पर आकर नाटू नाटू करते हैं। झूठों का खेल और झूठों का नाच। आप इस चुनाव में एक बात समझ लीजिए, एक तरफ बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम है, और एमआईएम कोई कम नहीं है, सिर्फ बीआरएस को, बीजेपी को मदद करने के लिए है। एक तरफ ये है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। केसीआर की पार्टी बीआरएस की लीडर के कविता ने कांग्रेस पर काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। के कविता ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस दोनों ने वॉकआउट किया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी बीआरएस के बारे में अफवाहें फैला रही है, और रही बात कांग्रेस की, तो उसका मकसद सिर्फ सत्ता में आना है, इसलिए वो सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़े हुए हैं। कोई अगर आपके पास आके बोलता है आपको कांग्रेस को वोट देना है, केसीआर और बीजेपी मिल गए हैं, आप पूछिए किस बात से आप कह रहे हैं केसीआर मिल गए बीजेपी से। कल कहीं पे ऐसे अगवा फैला रहे थे, बोल रहे थे बीजेपी बीआरएस एक है। मैंने पूछा क्यों? बोले कि ट्रिपल तलाक पे आप वॉकआउट कर गए। मैं आज रिकॉर्ड में चैलेंज करके बोलती हूँ कांग्रेस के नेताओं को, ट्रिपल तलाक के बिल में कांग्रेस वॉकआउट करे नहीं करे वो बताइए आप। कांग्रेस भी वॉकआउट करी, बीआरएस भी वॉकआउट करी, तो बीआरएस का और बीजेपी का रिश्ता कैसा बनता? कांग्रेस का और बीजेपी का रिश्ता क्यों नहीं बनता? आप उल्टा सवाल कीजिए उनसे। जीएसटी का बिल है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया नहीं किया बीजेपी की? आप पूछ लीजिए एक बार। तो ये सारे छोटे छोटे बातों को बतंगड़ बना के व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में अगवा फैला के आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उनके इरादा सिर्फ सियासत तक है, उनके इरादा सिर्फ पावर में आने तक है। पावर में आने के बाद ये लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सारे दिल्ली से आए हैं, फिर दिल्ली ही चले जाएंगे। कांग्रेस 20 साल यहाँ पे हुकूमत करी, 55 साल हुकूमत करी, 11 बार आपने उनको मौका दिया। क्या पीने का पानी तक दे पाई आपको कांग्रेस? क्या बिजली दे पाई? क्या तालीम दे पाई? क्या दिया उन्होंने? दिया है तो सिर्फ दंगे दिए हमें, दिया है तो लगातार धोखा दिया कांग्रेस ने हमें, और जिंदगी भर ना भूलने वाली दर्द दिया है उन्होंने। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ओवैसी की दिक्कत यह है कि बीजेपी उन्हें तेलंगाना में केसीआर सरकार का करीबी बताती है और कांग्रेस उन्हें बीजेपी की बी टीम बताती है। ओवैसी अपनी हर रैली में इसी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी जताते हैं। आज हैदराबाद की पब्लिक मीटिंग में भी उन्होंने इसी बात को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी बेवजह उन पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उन्हें जो भी छेड़ेगा उसे वो छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी जो है आजकल ज्यादा हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दी है। उन्होंने ये बोल रहे कि मोदी के दो यार, एक ओवैसी और केसीआर। अरे राहुल, खामखा हमारे पीछे पड़ा तू। हम लोग छिचोरे लोग आए, नाम रखने में जितने हम लोग मारे कोई भी नहीं है।
अब हम जवाब दे दिए। राहुल के दो प्यार, राहुल के दो प्यार, एक इटली और दूसरा मोदी के साथ हार। राहुल जी, आप गलत तरफ रुख कर रहे हैं। आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है। आप अकेले हैं, और अकेला जब आदमी होता है 50 साल की उम्र में, उसको समझ में नहीं आता, दीवारें काटने को आती है। तो राहुल जी, यार को तलाश कर लो। अगर कोई मुश्किलात है तो हैदराबाद में खिलवत में हकीम साहब का पता भी दे सकता हूं। अब आप बोलेंगे खामखा इन्हों हमला कर रहे, मैं नहीं करा, उन्होंने छेड़खानी करे। हम नहीं जा रहे थे उनकी तरफ, देख रहे भी नहीं थे। हमारे को छेड़े तो हम किसी माइका लाल को नहीं छोड़ते, याद रखो। अगर मोदी आएंगे, राहुल आएंगे, कोई भी आएगा, योगी आएंगे, मेरे घर पे आके दस्तक दिए तो फिर दस्तक का जवाब धमाके से होगा। कर्जा बाकी रखने वालों का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे को पीछे पड़ गए, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। तेलंगाना की चुनावी रैलियों में आज केसीआर की फार्म हाउस पॉलिटिक्स का भी इश्यू जोर शोर से उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर केसीआर को सीधे सीधे घेरा। कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अंधविश्वास की वजह से सचिवालय में कदम नहीं रखते, फार्म हाउस में बैठकर सरकार चलाते हैं। यह सही प्रैक्टिस नहीं है। मोदी ने केसीआर के करप्शन का भी इश्यू उठाया और कहा कि तेलंगाना को ऐसे चीफ मिनिस्टर और ऐसी पार्टी के चंगुल से निकालना है और यह काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। तेलंगाना की पहचान ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी से है, लेकिन केसीआर ने इस प्रदेश पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया। जनता के पैसे से बनाया सचिवालय उन्होंने अंधविश्वास के चलते बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताइए, आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? फार्म हाउस मुख्यमंत्री मन को अवसर मां, अंधविश्वास के गुलाम है फार्म हाउस सीएम। तेलंगाना को नहीं चाहिए फार्म हाउस सीएम। गरीबों के गुनाहगार है फार्म हाउस सीएम। 3 दिसंबर को हारेंगे फार्म हाउस सीएम। तेलंगाना को बीआरएस के चंगुल से निकालना बीजेपी अपना दायित्व समझती है। यहां केसीआर ने जो स्कैम किए हैं, बीजेपी सरकार सभी की जांच कराएगी। तेलंगाना के गरीबों से, तेलंगाना के युवाओं से विश्वासघात करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तेलंगाना के चुनाव प्रचार में आज फार्म हाउस का इश्यू सिर्फ पीएम मोदी ने नहीं उठाया। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण में फार्म हाउस की बात की। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10 साल में तेलंगाना के लोगों के लिए केसीआर ने कुछ नहीं किया, करप्शन करके अपना घर भरा। प्रियंका ने कहा कि अगर तेलंगाना की जनता ने फिर से केसीआर को चुना तो सरकार फार्म हाउस से ही चलती रहेगी। तेलंगाना के बड़े बड़े नेता अपने महलों में, अपने फार्म हाउस में बैठकर सरकारें चला रहे हैं। बहुत सारे वादे किए गए थे आपसे, रखे नहीं गए, आपकी कोई मदद नहीं होती। 10 सालों से बीआरएस की सरकार चल रही है तेलंगाना में। इनके सारे नेता बड़े बड़े महलों में बैठे हैं। इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों, मिडिल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है।
तेलंगाना का नौजवान इस प्रदेश के लिए लड़ा। सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान दी, उनका खून आपकी भूमि में मिला हुआ है। और आज बीआरएस के 10 सालों के राज के बाद उन्हीं के भाई बहन रो रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप फीस भरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए, पेपर लीक हो जाते हैं। क्या इसलिए लड़े कि आपकी सारी आशाएं, आपके सारे सपने तोड़े जाएं और आपका भविष्य अंधकार में हो? हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। कालेश्वरम, आरआरआर, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें से कमीशन बहुतों ने खाया। प्रियंका के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को गाली देते हैं, जबकि वो उनकी ही वजह से सत्ता का मजा ले रहे हैं। खड़गे ने कहा कि बीआरएस सरकार ने जनता का पैसा लूटा और अपने फार्म हाउस तैयार किए। सोनिया गांधी ने सेपरेट स्टेट बनाकर आपको दिया और आपने सोनिया गांधी को भी आप नहीं देखते और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी आप गालियां देते। अरे जिन लोगों ने तुम्हारा पॉलिटिकल लाइफ बनाया, तुमको इतना बड़ा पद मिला, वो लोगों को आप गालियां देते हैं। जो लोग तुमको उठाए ऊपर, तुम्हारे घर वाले सब सुखी समृद्ध बने और आप लोग सोनिया गांधी का सपोर्ट लेके सोनिया गांधी को भी गालियां देते। लोगों को मिलता नहीं, कहाँ रहता है? फार्म हाउस में रहता है। कोई गरीब रहे तो नहीं मिलता, किसको मिलता है? पैसे वालों को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, वाइन माफिया को और माइनिंग माफिया को मिलता है। केसीआर और ओवैसी भले ही चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों, लेकिन केसीआर के लिए ओवैसी का सॉफ्ट कॉर्नर बार बार दिखता है। आज जब मोदी, प्रियंका, खड़गे सब केसीआर पर निशाना साध रहे थे, तो जवाब ओवैसी ने दिया। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में हर कोई अपनी अपनी गारंटी लेकर आ रहा है, सबको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, इसीलिए जिसके मन में जो कुछ आता है वो बोल देता है। उसके बाद ओवैसी ने मोदी और राहुल को लेकर एक चुटकुला सुनाया। ओवैसी ने कहा कि दोनों के बीच फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हम ये गारंटी, वो गारंटी, ये गारंटी। कहां की गारंटी है? मामू भी बोल रहे, राहुल भी बोल रहे, मोदी भी बोल रहे। मोदी बोल रहे 500 की सब्सिडी गैस के सिलेंडर पर, राहुल बोल रहे 500, मामू बोल रहे 400। जाकर लंगर है, लूट के लेके जाओ। क्या है बाकी क्या है बाकी, ले जाओ। मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक अच्छी बात बोले थे असेंबली में, तकरीर में। अकबर ने कहा था कि राहुल मोदी की तरह दो फेंकने वाले थे, तो दोनों खड़े हुए थे। लतीफा है, दिल पे न खोलो राहुल, पहले तुम अकेले हो 50 साल की उम्र में और उन्होंने भी बेचारे अकेले हैं। तो दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो उस इतने में हमारे मोदी जी बोले मेरे पास इतनी जमीन है। मैं निकल गया, उसका नाम मोदी था, ये नहीं, घोड़े पे मैं निकल गया। सुबह से लेके रात तक अगर मैं घोड़े पे चला गया और उसमें खाली जमीन पर बीज फेंकता गया, शाम हो गई, दूसरे दिन सुबह वापस आए तक मेरी जमीन पे फसल खड़ी हुई है। अब वो दूसरा राहुल ने बोला हाँ ज्यादा ही हुआ है, तो सुबह में निकले, शाम तक पहुंचे, वापस आए तो फसल खड़ी हो गई। तो राहुल बोले मेरे पास ऐसा बंबू है, ऐसा बंबू है कि दिल्ली में मेरे घर से इंडिया गेट में तारा है, मैं बंबू से उसको तारे को मैं घर पे ला लेता हूं। फिर उसके बाद से अगर तुर्कमान गेट का तारा है तो उसको खींच के मैं घर पे ला लेता हूं। तो तीसरा एक खड़ा हुआ था, उन्हें दोनों की फेंकम फाक को सुन के बोला
अरे ये तो सही है, ये तो बोलो ये बम्बू कहाँ रखते, उन्हें बोला इनके मोदी के बाप की जमीन में रखो। आप बताओ ये क्या है ये? कांग्रेस की गारंटियों पर निशाना हेमंत बिश्व शर्मा ने भी साधा। असम के चीफ मिनिस्टर ने आज तेलंगाना में कैंपेन किया। हेमंता ने पहले महबूब नगर में एक पब्लिक मीटिंग की और उसके बाद हनुमान कोंडा डिस्ट्रिक्ट में रोड शो किया। हेमंता ने कहा कि राहुल गांधी चुनावी रैलियों में गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी आते हैं और लोगों को गारंटी देता है। आप लोग राहुल गांधी को पूछिएगा, क्या आपका देश का प्रधानमंत्री आप है कि नरेंद्र मोदी है? अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है तो गारंटी नरेंद्र मोदी देगा कि गारंटी राहुल गांधी देगा? कर्नाटक इलेक्शन में राहुल गांधी गारंटी दिया था, लेकिन एक भी गारंटी आज तक काम में वो लोग नहीं लेके आया, कोई गारंटी फुलफिल नहीं हुआ। राहुल गांधी का गारंटी उनका मां सोनिया गांधी भी नहीं लेते हैं। जिसका खुद का गारंटी नहीं है वो दूसरा का गारंटी कैसे ले सकता है? और आप बताइए कांग्रेस को, हमें बताइए। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की केसीआर सरकार को बड़ा झटका दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रायथू बंधु स्कीम का पैसा बांटने के लिए राज्य सरकार को दी गई इजाजत वापस ले ली है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पर चुनाव आयोग ने यह सख्त कार्रवाई की है। रायथू बंधु स्कीम तेलंगाना सरकार की पॉपुलर स्कीम है। इसके तहत किसानों को साल में 2 बार 5,000 रुपए सरकार देती है। चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के साथ पैसा बांटने की इजाजत दी थी। शर्त यह थी कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस स्कीम का प्रचार ना किया जाए। अब चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर बीआरएस ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। बीआरएस नेता के कविता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। कांग्रेस को डर है कि इस स्कीम के चलते किसान बीआरएस को वोट न दे दें। के कविता ने कहा कि अब किसानों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस किसान विरोधी है। Today, Telangana farmers have realized आज तेलंगाना के किसानों को यह एहसास हुआ है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सरकार की चलती हुई स्कीम को लेकर शिकायत कर रही है, जिसमें हमने पिछले 10 सालों में तेलंगाना के 65 लाख किसानों को 72,000 करोड़ रुपया दिया है। ये स्कीम न हमारे पिछले घोषणा पत्र में थी, न ही ये किसी तरह से चुनाव से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस को डर लग रहा है कि किसानों का वोट बैंक बीआरएस पार्टी के साथ है। वो तेलंगाना के किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। हम तेलंगाना के किसानों से गुजारिश करते हैं कि वो ये समझें कि रायतू बंधु के भुगतान में देरी बीआरएस की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस की वजह से हो रही है। किसानों की कर्ज माफी में देरी भी कांग्रेस की वजह से हो रही है। चुनाव आयोग ने पहले इजाजत दे दी थी, लेकिन फिर कांग्रेस ने भुगतान रोकने के लिए शिकायत की। ये सरकार की चलती हुई योजना है, इसका हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी बीआरएस की कामयाबी से डरकर, किसानों से मिल रहे प्यार से डरकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस इश्यू को लेकर कांग्रेस पर ही आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि किसानों को पैसा मिल रहा था तो कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम पुरानी है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रायतू बंधु को रुका दिया है। ओवैसी और बीआरएस दोनों ने ही किसानों का पैसा रुकने का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा दिया। इन आरोपों का जवाब दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने कहा कि ओवैसी और बीआरएस के आरोप गलत हैं। चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। चुनाव आयोग ने रोक लगाई है तो इसके पीछे तेलंगाना सरकार के मंत्री वजह हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग की शर्त का उल्लंघन किया।
खड़गे का इशारा तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव की ओर था, जिन्होंने रायथू स्कीम का पैसा जारी होने की सार्वजनिक घोषणा की थी। केसीआर पर इलेक्शन कमीशन ने ये रैत बंधु पर रोक लगाया था। उसके मंत्री हरीश राव ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया। केसीआर कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा था, यानी केसीआर कांग्रेस पर झूठा। भाई, रैत बंधु से हमको मिलने वाला कांग्रेस ने रोका। अरे इलेक्शन कमीशन ने रोका तो तुम हमको कहते हो कांग्रेस ने रोका। क्या हमारी गवर्नमेंट वहां है? क्या हमारे इलेक्शन कमीशन वहां है? सब तुम्हारी बात सुनने वाले लोग हैं, सब तुम्हारे साथ के लोग हैं, और हमको ये बोलते हैं लोगों को भड़काने के लिए रैत बंधु जो कांग्रेस को मिलने वाला पैसा था, जो किसानों को मिलने वाला पैसा था, वो कांग्रेस ने रोका। ये गलत है, वो होना बोल के ऐसे कर रहे हैं। आप उनके झंझट में नहीं जाना चाहिए, वो सब झूठ है। कांग्रेस आपके साथ है, आपके दिलाने के लिए हर कोशिश हम हमेशा करते रहे। तेलंगाना में कैंपेन के दौरान हिमंत बिश्व शर्मा ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का इश्यू भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। शरीयत की वजह से मुस्लिम महिलाओं के हालात अच्छे नहीं हैं, उन्हें उनके हक से महरूम किया जा रहा है। हेमंता ने वादा किया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आई तो यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तेलंगाना हो, भारत हो, एक हस्बैंड का एक वाइफ होना चाहिए। लेकिन हमारा जो मुसलमान लोग हैं उनको 4 साल शादी करने का इजाजत है, और मुसलमान समाज में बेटियों को संपत्ति लेने का भी अधिकार नहीं होते हैं। कि कारण क्या है? हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये कमिटमेंट है, हमारा तेलंगाना में सरकार आएगा और 6 महीना के अंदर में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा, और मुसलमान का बेटियों का भी संपत्तियों में अधिकार मिल जाएगा। ऐसा बड़ा कानून हम लोग बनाने के लिए जा रहा हूं। तेलंगाना के चुनाव में अमित शाह ने भी धर्म की बात की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो भी राम मंदिर के दर्शन करना चाहेगा उसके लिए सरकार इंतजाम करेगी और मुफ्त में अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराएगी। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हो? चाहते हो? जोर से बोलो, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं? 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, और हमने तय किया है पूरे तेलंगाना में जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। तेलंगाना में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर धर्म की राजनीति हुई। चुनावी रैलियों में अमित शाह ने लोगों से अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराने का वादा किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर तीर्थ यात्रा की सियासत पंजाब में भी हुई। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत कर दी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने आज गुरु पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को श्री हुजूर साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। इसी महीने 6 तारीख को पंजाब सरकार ने इस योजना पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल करीब 50,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। जो धार्मिक स्थल दूर हैं वहां श्रद्धालुओं को ट्रेन से ले जाया जाएगा, जबकि नजदीक की तीर्थ स्थलों तक भक्तों को बस से भेजा जाएगा। रहना, खाना और पीना सब मुफ्त होगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हुजूर साहिब, श्री पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ में रेलगाड़ी से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जबकि श्री अमृतसर साहिब, श्री तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता ज्वाला जी, माता चिंतपूर्णी, माता नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम धाम में श्रद्धालुओं को बस के जरिए ले जाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत के मौके पर आज संगरूर के धुरी में एक बड़ी रैली की गई, जिसमें केजरीवाल और भगवंत मान दोनों शामिल हुए। धुरी विधानसभा सीट से भगवंत मान एमएलए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन धुरी से ही किया गया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पहले की सरकारें जनता का पैसा लूटकर अपना घर भरती थीं, लेकिन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सरकारें जनता के पैसों से जनता को सहूलियत दे रही है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 साल में एक भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जिसने लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई हो इस तरह से, और वो भी मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई हो। भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले दिल्ली के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई कुछ साल पहले। अभी तक जितनी सरकारें आई सारा अपना घर भरने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जो पैसा आज आपकी तीर्थ यात्रा में खर्च हो रहा है, ये सारा पैसा पहले लूटने पाटने में जाता था। वो अपने परिवार भरने में, अपने घर भरने में सारा पैसा खर्च करते थे। अब पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, और ये ईमानदार सरकार एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर, आपकी बिजली के ऊपर, आपकी दवाइयों के ऊपर, आपके बच्चों की शिक्षा के ऊपर, आपकी तीर्थ यात्रा के ऊपर एक एक पैसा खर्च कर रही है। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने की मुहिम ने आज जोर पकड़ा। अब सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग करके मजदूरों को निकालने के ऑप्शन पर काम चल रहा है। आज सतलुज जल विद्युत निगम SJVNL की टीम ने सुरंग के ऊपर से 36 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली। अभी 50 मीटर की ड्रिलिंग और होनी है, और अगर कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं आई तो अगले 2 दिनों में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL की एक टीम भी टनल के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही है, जिससे टनल तक एक्सेस को बेहतर बनाया जा सके। टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि सुरंग के एंट्री पॉइंट की तरफ से जो खुदाई चल रही थी उसमें हर दिन कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। 2 दिन पहले मलबे में ड्रिलिंग करके रास्ता बनाने की कोशिश कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड्स मलबे में लोहे से टकराकर टूट गए थे, जिसके बाद मशीन को बाहर निकालना पड़ा। अब मलबे को हटाकर बीच से निकलने का रास्ता बनाने के लिए रैट होल माइनिंग यानी हाथ से खुदाई करके मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए रैट माइनिंग के एक्सपर्ट्स को दिल्ली से उत्तरकाशी बुलाया गया है और रैट माइनिंग का काम भी शुरू हो गया है। आज करीब 1.25 मीटर ड्रिलिंग रैट माइनिंग के जरिए हुई। हमारा जो वर्टिकल बोरिंग भी काम चल रहा है, जो SJVNL कर रहा है, वो हमारा अभी 36 मीटर हो चुका है। हमें और 50 मीटर के लगभग हमें करना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि टोटल 86 मीटर उसमें जाना है, तो वो काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। और जहां तक कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस 1-2 चीज इतना ही ऐड करूंगा कि आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा। तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। तो हमारा ये मतलब ये उम्मीद है कि 1.9 मतलब और अनदर 1 मीटर हम जल्द से जल्द जाएं, लेकिन उसके अगला जो 6 मीटर आएगा वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये सब अंदाज की बात है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद वहां भी गर्डर, वहां भी 4 पोल्स, पाइप्स, मेटल के हो सकते हैं आइटम। अभी भी जो कट हुआ कि पुश तो हो जाता है जल्दी से, लेकिन जो हमने क्लीन किया मग जो आए उसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स आए और वो सब काटने में थोड़ा समय लगा। तो 6 मीटर जो अगला है, अनदर 1 मीटर करने के बाद वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला भी उत्तरकाशी पहुंचे थे। उन्होंने रेस्क्यू मिशन में लगे लोगों से सिचुएशन का अपडेट लिया, इस बात को समझा कि रेस्क्यू मिशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और रेस्क्यू टीम को किन किन चीजों की जरूरत है। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने टनल के अंदर फंसे मजदूरों से फोन पर बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रेस्क्यू मिशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मोदी लगभग हर रोज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके रेस्क्यू मिशन का अपडेट लेते हैं। पीएमओ में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे इस मिशन की निगरानी कर रहे हैं। आज हैदराबाद में जब प्रधानमंत्री मोदी कोटी दीपोत्सवम में हिस्सा लेने पहुंचे तो उन्होंने उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूर भाइयों के लिए चिंता जाहिर की। मोदी ने टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए सरकार की हर संभव कोशिश कर रही है, ये कहा। मोदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पूरे देश को टनल में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथियों, आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। गजा में इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों का सीज फायर और आगे बढ़ाया जा सकता है। इजराइल और हमास दोनों ने युद्ध विराम बढ़ाने का इशारा किया है। इजराइल ने शर्त रखी है कि हर एक दिन के सीज फायर के बदले में हमास को 10 बंधकों को रिहा करना होगा। हालांकि गजा में शुक्रवार को शुरू हुए 4 दिन के सीज फायर की मियाद आज खत्म हो जाएगी। पिछले 4 दिनों में हमास ने 58 बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले में इजराइल ने भी अपने यहां जेल में बंद 117 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया। गजा के लोगों के पिछले 4 दिन शांति से बीते हैं। हजारों लोग जो घर बार छोड़कर भाग गए थे वो अपने घर का हाल देखने के लिए वापस लौटे हैं। लेकिन आज सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया ने इजराइल से सीज फायर को आगे बढ़ाने की अपील की है। अमेरिका ने भी कहा है कि अगर हमास और इजराइल सीज फायर को आगे बढ़ाते हैं तो इससे और बंधकों को रिहा किया जा सकेगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अपने सबसे बड़े हमले में हमास के लड़ाकों ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था। अब तक हमास 62 बंधकों को रिहा कर चुका है। एक को इजरायली सेना ने खुद छुड़ाया था और गजा पर इजराइल के हमले में 2 बंधक मारे गए थे। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद इजराइल की सरकार बंधकों की रिहाई के बदले में गजा में जंग रोकने को राजी हो गई। इजराइल ने जिन फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया है उनको वेस्ट बैंक के रामल्ला, यरूशलेम और जेनिन शहरों में फिलिस्तीनी अधिकारियों के हवाले किया गया है। इनमें से कई फिलिस्तीनी ऐसे भी हैं जिन्हें घर लौटने के बाद पता चला कि उनका परिवार तो गजा की लड़ाई में खत्म हो चुका है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायली सेना गजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रही थी और बाद में उसके सैनिक नॉर्थ गजा में दाखिल हो गए। इजराइल के हमले में गजा के 16 से 20 हजार लोगों की मौत होने की आशंका है, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं थे। हमास के कब्जे वाले गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसके पास मरने वालों का कोई आधिकारिक आंकड़ा अब नहीं बचा है, क्योंकि गजा के कई हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गजा में इतने बड़े पैमाने पर तबाही से निपटने के लिए वहां और राहत पहुंचाने की जरूरत है, इसलिए वो सीज फायर बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, इस समझौते के तहत सीज फायर को हर दिन बढ़ाने के बदले में 10 बंधक छोड़ने होंगे। तो हमें ये उम्मीद है कि सीज फायर का ये अंत नहीं है, ये आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमें पक्के तौर पर कुछ नहीं पता। और मुझे ये लगता है कि उस क्षेत्र के सभी बड़े नेता और पड़ोसी देश जो सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं है, वो इस युद्ध को खत्म करने के तरीके तलाश रहे हैं जिससे सारे बंधक रिहा हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि गाजा के किसी भी हिस्से पर हमास का कब्जा नहीं बाकी रहे। देखिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए बेहद जरूरी राहत सामग्री वहां जा रही है और बंधक रिहा हो रहे हैं। ये पूरा समझौता इस तरह से तैयार किया गया है कि अच्छे नतीजों की उम्मीद में इसको और आगे बढ़ाया जा सके। यही मेरा मकसद है। हम चाहते हैं कि युद्ध विराम आगे भी चलता रहे, जिससे और बंधक रिहा हो और गाजा में उन लोगों को मदद पहुंच सके जिनको इसकी सख्त जरूरत है। वहीं सीजफायर के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में तैनात इजरायली सैनिकों से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि सारे बंधकों की रिहाई के बाद उनकी सेना फिर से अपना अभियान शुरू करेगी और मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। मैं कहना चाहता हूं कि अभी यह चर्चा चल रही है कि हर दिन युद्ध विराम के बदले में 10 बंधक और रिहा किए जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है, मगर इसके साथ साथ मैंने राष्ट्रपति बाइडेन से ये भी कह दिया है कि सीज फायर खत्म होने के बाद हम फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना लक्ष्य यानी हमास का खात्मा करने की कोशिश करेंगे, जिससे गाजा फिर वैसे हालात में न लौटे जैसा था और हमारे सारे बंधक भी रिहा कराए जाएंगे। आज मैं गाजा गया और वहां अपने बहादुर सैनिकों से मिला। इसमें रिजर्व सैनिक भी थे और रेगुलर सोल्जर भी। उनकी आंखों में मुझे आग दिखी। मुझे यकीन है कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आज की बात में इतना ही।